हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे दिसंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दिसंबर की मंथली करंट अफेयर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग 120 से भी ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे महीने के, उनको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। दिसंबर महीने के अंदर कई सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसी महीने में फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, हर उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो बस आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया एक स्पोर्ट वियर कंपनी है और इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही याद रखना है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जो है वो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में चुनी गई है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्हीं को राज्यसभा का सभापति बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। वैसे जगदीप धनखड़ देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे। मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम की एक बुक हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है। तो मिरेकल ऑफ फेस योगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक को लिखा है मानसी गुलाटी ने, और ये बुक योग के बारे में लिखी गई है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसी गुलाटी। 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाए गए हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है, और ये पूरे 10 दिनों तक चलता है। हाल ही में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक चलता है, तो आपको बताना था 10 दिनों तक, और वो 10 दिन हैं 1 से लेकर के 10 दिसंबर। यानी कि दिसंबर महीना शुरू होते ही नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। इस बार का जो समारोह हुआ है उसका उद्घाटन किया था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि भारत के अंदर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो अभी इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है KV साजी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको बता दूं, 2022 के अंदर जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नियुक्तियां हुई हैं उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कौन से शहर के अंदर स्थापित किया गया है? रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इस तरीके का ATM स्थापित किया गया है जहां पर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद के अंदर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसको किसने स्थापित किया है? गोल्ड सिक्का और ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज नाम की 2 संस्थाएं हैं हैदराबाद के अंदर ही। तो इन्हीं दोनों ने मिल करके इसको स्थापित किया है हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का क्या नाम है, जिनका 30 दिसंबर को निधन हो गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का नाम है हीराबेन मोदी, जिनकी हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को 99 वर्ष की आयु में डेथ हो गई है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर सन 1923 को। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कितनी अवधि के लिए ग्रहण की है? तो G20 जो ग्रुप है, अब इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, क्योंकि 1 साल के लिए भारत को G20 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये टाइम पीरियड शुरू होता है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के
30 नवंबर 2023 तक के लिए। तो 2023 में जो G20 की बैठक होगी वो भारत में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 1 साल के लिए भारत को चुना गया है। और भारत की अध्यक्षता में G20 की जो थीम है वो क्या है, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पूरे IPL के इतिहास में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है सैम करन। ये इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते हैं और इस बार के IPL में इनको पंजाब किंग्स टीम ने 18.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। तो इस तरीके से ये पूरे IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच में छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो देश की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई है बिलासपुर से लेकर के नागपुर के बीच में। बिलासपुर है छत्तीसगढ़ के अंदर और नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में ये ट्रेन चलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2022 के अंत तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत के अंदर चलाई गई हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो छठी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये दिसंबर में ही PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बिलासपुर से लेकर के नागपुर के बीच में। फिर इसके बाद जो 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको भी दिसंबर महीने के अंदर ही लॉन्च किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 दिसंबर को। और ये ट्रेन चलती है हावड़ा से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ये दोनों जगह पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। तो इस तरीके से आपको इन ट्रेनों के बारे में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने सिंधुजा नाम का एक डिवाइस बनाया है जो कि समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो सिंधुजा नाम का जो डिवाइस है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो समुद्र में लहरें आती हैं उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो इसको बनाया है IIT मद्रास की टीम ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा नाम का एक उपकरण बनाया है जो कि समुद्री लहरों का इस्तेमाल करके बिजली जनरेट करता है। इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है? और इस तरीके से ये देश के अंदर भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने कहा है कि कार्बन न्यूट्रल बनने का जो भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य है 2070 तक के लिए, उससे पहले ही तमिलनाडु ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है वो 2070 तक के लिए है, लेकिन तमिलनाडु राज्य इसको राज्य के स्तर पर 2070 से पहले ही अचीव कर लेगा। हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, दिसंबर के आखिर में 2 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो दोनों को मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। इनमें से एक तो हिमाचल प्रदेश है और दूसरा है गुजरात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, जबकि गुजरात में कितनी है? 182। अब चुनाव से पहले की सिचुएशन ये थी कि दोनों ही राज्यों के अंदर BJP की सरकार थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर गुजरात में तो BJP ने ही सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं, जबकि गुजरात के अंदर BJP ने टोटल 156 सीटें जीती हैं। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और गुजरात के अंदर BJP की। हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ऑब्वियस ही बात है कि ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो पार्टी का नाम भी कई बार पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो गुजरात में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात में जो पहले थे उन्हीं को फिर से बना दिया गया है, यानी कि भूपेंद्र पटेल को। यहाँ पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि 12 दिसंबर को किसने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो गुजरात के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो जो मैंने आपको बताया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है कि किसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं और कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?
तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भारत के गोवा राज्य के अंदर बनाया गया है। गोवा के नॉर्थ गोवा जिले में एक गांव है जिसको बोलते हैं मोपा गांव, और इसी गांव में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। इसी के चलते पहले इसको मोपा एयरपोर्ट बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और ये भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, तो इसी कारण से इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये गोवा के मोपा गांव में है, ये आपको नहीं भूलना है। एम्पायर मैगजीन के द्वारा जारी किए गए 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो एम्पायर मैगजीन जो है ये ब्रिटेन की एक पत्रिका है और इसने हाल ही में 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की एक सूची जारी की है, यानी कि आज तक के 50 सबसे ग्रेटेस्ट अभिनेता। तो उनमें एक ही भारतीय हैं और उनका नाम है शाहरुख खान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाहरुख खान अब तक 100 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। जो इनकी सबसे लेटेस्ट फिल्म आई है उसका नाम है पठान, और ये जनवरी 2023 के अंदर रिलीज हुई है। अगला क्वेश्चन सरकारी योजनाओं के बारे में है। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का मतलब ये है कि इस राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं, हर एक जिले में एक विशेष खेल की पहचान की जाएगी, यानी कि उस जिले की पहचान उस खेल से हो जाएगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी के अंदर टोटल 75 जिले हैं, तो हर एक जिले के अंदर एक खेल की पहचान की जाएगी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत। इससे पहले यूपी ने इसी तरह की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की थी। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड किस राज्य में आयोजित की गई है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है, और इस बार की जो स्थापना दिवस परेड हुई है वो पंजाब राज्य के अंदर आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये कौन कौन से बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है? 2 बॉर्डर्स पर, एक तो पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, यहीं पर बीएसएफ की 58वीं स्थापना दिवस परेड का इस बार आयोजन किया गया था। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ये इंडेक्स बताता है कि किस देश के अंदर हवाई यात्रा करना कितना ज़्यादा सुरक्षित है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो है इसको जारी करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर 1 पर कौन है, तो सबसे जो सेफ कंट्री है वो है सिंगापुर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्तर की जो नियुक्तियां हुई हैं दिसंबर महीने में वो कौन कौन सी हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। तो अभी देखते हैं राष्ट्रीय। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इनकी पार्टी है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। राज्यसभा के नए सभापति बन गए हैं जगदीप धनखड़, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ अभी मैंने आपको बताया सुंदर रमन राममूर्ति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं केवी साजी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएनजीसी बोलते हैं, और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं अनिल कुमार लाहोटी, जो कि 1 जनवरी 2023 से जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि जो भारत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके नए एमडी बन गए हैं मीनेश शाह।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव। जो NHAI है ये भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का काम करता है, तो संतोष कुमार यादव इसके नए अध्यक्ष हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं गंजी कमलाबी राव। और फिर आखिर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। फिर यहाँ पर आपको एक और याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो जैसा कि आपने देखा दिसंबर 2022 के महीने में कई सारे नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और वो भी महत्वपूर्ण पदों पर, तो इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अगला सवाल आपके सामने है, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर एक अलग विभाग बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। 21 दिसंबर 2022 से किस देश के अंदर लड़कियों की विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि इस कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन कर दिया गया है महिलाओं के लिए। ये कौन सा देश है? तो ये गेस आप गेस कर सकते हैं, आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर अभी के समय तालिबान का शासन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स रोग के लिए किस नए नाम की सिफारिश की है? तो इसमें जो मंकी शब्द है इसको हटा लिया गया है, इसकी जगह पर M किया जाएगा, तो M पॉक्स इसको बोला जाएगा। अभी के लिए तो दोनों नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद सिर्फ M पॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा, ये बोला है WHO ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि M पॉक्स। फिर अब यहाँ पर आपको बताना है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो ये खाद्य सुरक्षा के मामले में कंट्रीज को रैंक करता है। इसमें भारत को 68वें स्थान पर रखा गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 को इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम की संस्था ने जारी किया है, जिसका मुख्यालय लंदन के अंदर स्थित है। इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है फिनलैंड, भारत का स्थान है 68वां, और सबसे आखिर में यानी कि जिस कंट्री की कंडीशन सबसे खराब है वो देश है सीरिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। देन ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? यानी कि जो पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसके किसी भी मैच में आज तक किसी भी महिला ने रेफरी की भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन इस बार जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, जो कि आपको पता होगा कतर के अंदर आयोजित किया गया था। वैसे इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा भी, क्योंकि दिसंबर में ही फुटबॉल का विश्व कप समाप्त हुआ है। तो इस बार कतर के अंदर जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसी में एक मैच के दौरान एक महिला ने रेफरी की भूमिका निभाई, जिनका नाम है स्टेफनी फ्रापर्ट। तो इस तरीके से ये पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेफनी फ्रापर्ट कौन से देश से हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ये फ्रांस की हैं। 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नेपाल भारत का जो पड़ोसी देश है, यहाँ पर हाल ही में संसदीय चुनाव करवाए गए थे और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल जो हैं इनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है और अब ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के अंदर भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाया गया है केरल राज्य के अंदर। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक जगह है अलुवा, और यहीं पर एक बीज फार्म बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। इसी कारण से इसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बोला गया है और इसका हाल ही में उद्घाटन किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। तो आपको ध्यान रखना है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाया गया है केरल के अलुवा में।
हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो इनमें से हिंदी भाषा में जो विजेता हैं उनका नाम है बद्री नारायण। इनको इनके एक कविता संग्रह के लिए दिया गया है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द ये इनका एक कविता संग्रह है, यानी कि पोएट्री है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बाकी अन्य भाषाओं के अंदर भी आप देख सकते हैं। हालांकि 24 में से आपको 2 से 3 भाषाओं के ही याद रखने हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अनुराधा रॉय को। इनको जिस नोबेल के लिए दिया गया है उसका टाइटल है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी में मैंने आपको बताया तुमड़ी के शब्द पोएट्री के लिए दिया गया है बद्री नारायण को। इसी तरीके से आप अन्य भाषाओं में भी पुरस्कार विजेताओं के नाम पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी आपको बता दूं 23 भाषाओं में ही अनाउंस हुए हैं। बंगाली भाषा में जो पुरस्कार है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है, जिसका नाम है T13। तो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल के बीच में जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है उसी के हिस्से के रूप में ये सुरंग बनाई गई है, जिसका नाम है T13। और ये देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है, जिसकी टोटल लंबाई है 12.89 किलोमीटर। तो इस टनल के जरिए आपात स्थिति में बचाव कार्य किया जा सकता है और ये देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है। पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो धरती की सतह पर जो पानी मौजूद है उसका पहली बार ग्लोबल सर्वे किया जाएगा और इस काम के लिए 2 स्पेस एजेंसियां मिलकर के काम कर रही हैं। एक तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और दूसरा CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों स्पेस एजेंसियां मिल करके एक मिशन लॉन्च करेंगी जिसका नाम है SWOT मिशन, SWOT, जिसका मतलब है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन। तो इसी के जरिए धरती के सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब के अंदर भारत के अब नए राजदूत बन गए हैं डॉक्टर सुहैल एजाज खान। डॉक्टर सुहैल एजाज खान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किसे नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? इससे पहले इस पद पर एक भारतीय व्यक्ति थी जिनका नाम सौम्या स्वामीनाथन था, लेकिन अब ये रिटायर हो चुकी हैं। तो इनकी जगह ब्रिटेन के एक व्यक्ति को WHO का नया चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है जिनका नाम है जेरेमी फरार। तो ये ब्रिटेन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता किस दिन से लागू हो गया है? साल 2022 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था इंड-ऑस ECTA, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये साइन तो हुआ था अप्रैल महीने में, लेकिन ये लागू हुआ है 29 दिसंबर 2022 से। 29 दिसंबर 2022 को नितिन गडकरी ने किस राज्य के जुआरी पुल का उद्घाटन किया है? तो जुआरी पुल जो है ये जुआरी रिवर के ऊपर बनाया गया है जो कि गोवा के अंदर बहती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये जो पुल है ये गोवा के जो दोनों जिले हैं यानी कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है और इसकी टोटल लंबाई है 640 मीटर। यहाँ पर आप इस पुल को देख सकते हैं। हाल ही में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये बनाया गया है गोवा राज्य के अंदर जिसका PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोवा की यात्रा पर गए हुए थे दिसंबर में, तो यहाँ पर इन्होंने भारत में आयुष क्षेत्र से रिलेटेड 3 संस्थानों का उद्घाटन किया है। पहला मैंने आपको बताया कि गोवा के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान और तीसरा दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। तो इन तीनों संस्थान का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है गोवा से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम करता है, तो इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। इनसे पहले थी अलका उपाध्याय, लेकिन अब बन गए हैं संतोष कुमार यादव।
30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो मांड्या जो जगह है ये है कर्नाटक राज्य के अंदर। तो यहाँ पर भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। और ये जो मेगा डेयरी है ये प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस कर सकती है। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, 2 से लेकर के 3 दिसंबर तक पहला सिलचर सिलहट महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया है? सिलचर जो जगह है ये आप सभी जानते हैं कि भारत के असम राज्य में है, और सिलहट जो जगह है ये है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर। तो इनमें से एक जगह भारत में है, दूसरी बांग्लादेश में। तो भारत और बांग्लादेश के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये समारोह पहली बार हुआ है, और इसका आयोजन असम के सिलचर के अंदर ही किया गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं इस तरीके से, सिलचर सिलहट महोत्सव जो है ये पहली बार आयोजित किया गया है असम राज्य में। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो पेरू जो कंट्री है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और यहाँ पर हाल ही में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, जिनका नाम है दीना बोलुआर्टे। दीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर दिसंबर महीने में नए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेरू के अंदर यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं दीना बोलुआर्टे। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये बात आपको याद रखनी है। डेनमार्क जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं एक बार फिर से बन गई हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। आयरलैंड जो देश है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लियो वाराडकर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लियो वाराडकर हैं ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक, उसी तरीके से आयरलैंड के अंदर भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है जिनका नाम लियो वाराडकर है। फिजी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सितवेनी राबुका। फिजी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है। नेपाल कंट्री के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इन्होंने छठी बार यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल या फिर आप बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट जेट टर्मिनल कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चालू हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भारत के केरल राज्य में है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल हाल ही में शुरू किया गया है, जो कि 40,000 स्क्वायर फुट के अंदर फैला हुआ है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया का ही पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलता है, और इसके लिए साल 2018 में इसको यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है, यानी कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, वो इसको 2018 में दिया गया था। 24 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके जरिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी हैं उनको 5 किलोग्राम अनाज हर महीने फ्री में दिया जाता है। अब इस योजना को 1 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये 12 महीने और लागू रहेगी। दिसंबर 2023 तक ये चलती रहेगी। ये जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 2020 के अंदर शुरू किया गया था, कोरोना महामारी के टाइम पे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शतक का मतलब होता है 100 रन, उसी तरीके से दोहरा शतक का मतलब होता है 200 रन। तो वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में डबल सेंचुरी सबसे तेज लगाने का रिकॉर्ड इससे पहले था क्रिस गेल के नाम पर, जिन्होंने 138 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। जबकि अब यह रिकॉर्ड भारत के ईशान किशन ने तोड़ दिया है, क्योंकि ईशान किशन ने केवल 126 गेंदों में ही डबल सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। तो हमारा आंसर होगा ईशान किशन, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है? जो केप टू रियो रेस होती है ये 5,800 किलोमीटर की रेस होती है समुद्र के अंदर, और इसको साउथ अटलांटिक रेस भी कहा जाता है। तो इस बार की इस रेस में हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय नौसेना का जहाज भेजा गया है उसका नाम है INSB तारिणी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि INSV तारिणी। 23 दिसंबर 2022 को किस राज्य में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई है? तो ये हादसा हुआ था सिक्किम राज्य में। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसमें 16 जवानों की डेथ हो गई है इंडियन आर्मी के। 24 दिसंबर 2022 को फिजी का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो फिजी जो कि ओशिनिया महाद्वीप का एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं सितवेनी राबुका। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 11 दिसंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया है? ये जो समृद्धि महामार्ग है, ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में से एक है और इसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र में मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई है 701 किलोमीटर। हालांकि अभी PM मोदी ने सिर्फ पहले चरण का ही उद्घाटन किया है जो कि तैयार हो गया था और पहले चरण की लंबाई है 520 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समृद्धि महामार्ग यानी कि जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, इसके पहले चरण का हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया है जो कि नागपुर से लेकर के शिरडी तक जाता है और पहले चरण की लंबाई है 520 किलोमीटर। बाद में जो बचा हुआ रूट है यानी कि शिरडी से लेकर मुंबई, उसका बाद में उद्घाटन किया जाएगा जून 2023 में। 23 दिसंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस स्थान पर डांस टू डिकार्बोनाइज कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसके तहत नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जहां पर डांस करने से जो एनर्जी जनरेट हुई उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में किया गया। तो इस तरह का जो अनोखा कार्यक्रम है डांस टू डिकार्बोनाइज, इसको आयोजित किया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्ली में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो पेटा इंडिया के द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कि जानवरों के हित की बात करते हैं, जानवरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर साल 2022 के लिए चुना गया है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। यहाँ पर हमारा आंसर है आयरलैंड। तो आयरलैंड के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं लियो वाराडकर जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और उनका नाम है ऋषि सुनक। G20 की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक कारोबारी समुदाय B20 के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? B20 का मतलब है बिजनेस 20। ये G20 ग्रुप का ही जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस क्वेश्चन के बारे में हाल ही में एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था, किसी बैंकिंग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो G20 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है तो उस दौरान बिजनेस 20 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है N चंद्रशेखरन को। और N चंद्रशेखरन जो है ये वर्तमान समय में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत में जो ONGC कंपनी है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ONGC का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चेयरमैन बन गए हैं। यहाँ पे आपके सामने दो बुक्स का नाम है सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट। इन दो बुक्स के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट ये जो दोनों बुक्स हैं ये भारत के बारे में हैं और इन बुक्स को लिखा था फ्रांस के एक लेखक ने जिनका नाम है डोमिनिक लेपियरे और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के जो स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का हाल ही में शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि इस ब्रांड को क्या नाम दिया गया है। यहाँ पे ग्रीन स्टील का मतलब यह है कि इसको बनाने में कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ है, इसी कारण से इसको ग्रीन स्टील ब्रांड बोला गया है और इसको नाम दिया गया है कल्याणी फेरेस्टा।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको पुणे की जिस कंपनी ने स्थापित किया है उसका नाम कल्याणी ग्रुप है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, कल्याणी ग्रुप नाम की कंपनी है पुणे के अंदर, और इसने भारत का पहला ग्रीन स्टील बनाया है जिसको नाम दिया गया है कल्याणी फेरेस्टा, और इसको हाल ही में भारत के स्टील मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ये फुटबॉल में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और ये 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आखिरी बार ये 2018 में हुआ था और इस बार ये 2022 के अंदर हुआ है। तो इसका आयोजन सबसे पहली चीज़ कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन किया गया है कतर देश के अंदर, और इसको जीता किसने है, इसको जीता है अर्जेंटीना की टीम ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना की टीम इस बार चैंपियन बनी है और इसने फाइनल में फ्रांस को हराया है। अब क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 पूरे साल 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्ट टूर्नामेंट था, तो इसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली बात, ये इसका 22वां संस्करण था, 22वीं बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला गया। इसका मेज़बान था कतर। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 20 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक कतर में 8 स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 32 टीमें शामिल हुई थी, हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं था। तो ये बात आपको याद रखनी है, भारत इसमें शामिल नहीं था। चैंपियन बना है अर्जेंटीना, जिसने तीसरी बार यह खिताब जीता है, यानी कि इससे पहले भी अर्जेंटीना 2 बार चैंपियन रह चुका है। इसने फाइनल में फ्रांस को हराया था, तो फ्रांस बना है उपविजेता। अगर हम बात करें ऑफिशियल मैस्कट क्या था, यानी कि शुभंकर, तो शुभंकर था लाइब, जिसका मतलब होता है अरेबिक में सुपर स्किल्ड प्लेयर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यह है इसका शुभंकर लाइब। इसमें आपसे यह भी पूछा जाता है कि ऑफिशियल मैच बॉल कौन सी थी, यानी कि जो बॉल इस्तेमाल की गई थी वर्ल्ड कप के अंदर वो कौन सी थी, तो उसको नाम दिया गया था अल रिहला, जिसका अरेबिक में मतलब होता है द जर्नी। तो ये बॉल इस्तेमाल की गई थी सेमीफाइनल तक। फिर फाइनल मैच में जो बॉल इस्तेमाल की गई थी उसका नाम है अल हिल्म, जिसका मतलब होता है द ड्रीम। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप समाप्त होता है तो कुछ मेन अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको 3 मेन पुरस्कार याद रखने हैं, जैसे कि गोल्डन बॉल, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। तो इस बार अर्जेंटीना के जो कप्तान थे लियोनेल मेसी, उनको गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है। गोल्डन बूट अवार्ड ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए हों। तो इस बार के टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल किए थे फ्रांस के केलियन एम्बाप्पे ने, तो इनको मिला है गोल्डन बूट अवार्ड। फिर गोल्डन ग्लव पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, जो कि इस बार चुने गए हैं अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज। तो ये कुछ अवार्ड्स भी आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो इस बार के वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, वो कतर के लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इस स्टेडियम को देख भी सकते हैं। 19 दिसंबर को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करीम बेंजेमा जो हैं ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का हाल ही में 7वां संस्करण हुआ है, जो कि आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के अंदर 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ है और इसकी जो थीम रखी गई थी वो है रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन, यानी कि भारत की जो छोटी नदियां हैं उनको रेस्टोर और कंजर्व करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किया था भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सेवानिवृत्त नायक भैरव सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने कौन से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सेवानिवृत्त नायक भैरव सिंह की हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इनको उस समय राजस्थान के लोंगेवाला में तैनात किया गया था।
बाद में साल 1972 के अंदर इनको सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। मिस्र में आयोजित किए गए ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2022 में किसने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो जैसा कि आप इस टूर्नामेंट के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक निशानेबाजी का टूर्नामेंट है। इसका आयोजन इस बार मिस्र में किया गया था और भारत ने इसमें सिर्फ 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और दूसरा सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल दिलाया है रुद्राक्ष पाटिल ने और सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है अंजुम मोदगिल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रुद्राक्ष पाटिल। हाल ही में 3 से लेकर के 6 दिसंबर तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूजोफोन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अगर आपने मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी तो अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। लूजोफोन उन लोगों को बोला जाता है जो कि पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। तो उनके लिए हाल ही में महोत्सव हुआ है गोवा राज्य के अंदर, क्योंकि गोवा में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। क्योंकि गोवा में आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, तो अंतर्राष्ट्रीय लूजोफोन महोत्सव जो है वो गोवा के अंदर ही हाल ही में हुआ है। ये क्वेश्चन डेज एंड थीम्स टॉपिक से रिलेटेड है और इसी के साथ मैं आपको दिसंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम भी बताऊंगा। यहाँ पर पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में पहली बार वीर बाल दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस जो है ये गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है 26 दिसंबर 2022 को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और अगर उनकी थीम महत्वपूर्ण रही तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 दिसंबर को सबसे पहले मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस होता है। इस बार की थीम है इक्वलाइज। फिर 4 दिसंबर को भारत में होता है भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को मनाया जाता है 2 इम्पोर्टेंट डेज, एक तो वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि मृदा संरक्षण के लिए विश्व मृदा दिवस, जिसका विषय है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि साल 2022 में किसने सेव सॉइल मूवमेंट को शुरू किया था, जो कि मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था। विश्व स्तर पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। तो आपको बताना है कि इसको किसने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस जो है ये भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। फिर इसके बाद 6 दिसंबर को मनाया जाता है भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस, क्योंकि भारत ने पहली बार बांग्लादेश को जब मान्यता दी थी तो वो दिन था 6 दिसंबर 1971। तो इसी कारण से इसको इंडिया बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 7 दिसंबर को होता है भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस। देन इसके बाद 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, एंटी करप्शन डे। करप्शन के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। फिर इसके बाद 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, जिसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यानी कि जो लोग माउंटेन्स पर निवास करते हैं उनके जीवन के बारे में, किस तरीके की उनकी चुनौतियां हैं, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिवस होता है। इसकी थीम है वुमेन मूव माउंटेन्स। फिर 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए भारत में ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 16 दिसंबर को होता है विजय दिवस, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे। देन इसके बाद 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया गया था 19 दिसंबर सन 1961 को। फिर 22 दिसंबर को होता है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस। भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन होता है इस दिन। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का ये जन्मदिन होता है। फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे।
25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और ये भी भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार के गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रजिस्टर करवाया है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री की वेबसाइट पर, और इस तारे को नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर इसके बाद 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, और आखिर में 27 दिसंबर को मनाया जाता है महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो इस तरीके से आपने देखा, ज़्यादातर डेज की आपको थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही डेज हैं जिनकी आपको थीम याद रखनी है, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो अगर आपने चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताया था। तो दिसंबर 2022 के महीने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता मिली थी भारत को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 सदस्य देश होते हैं उनमें से किसी एक कंट्री को एक महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। तो दिसंबर महीने में अध्यक्ष था अपना भारत। 1 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? डीजी यात्रा नाम की जो सुविधा है, इसके जरिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जब आप एयरपोर्ट्स पर जाएंगे तो आपको ना तो आईडी ले जाने की ज़रूरत होगी, ना ही बोर्डिंग पास की, सिर्फ आपका वहाँ पर फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा और उसी तरीके से आपकी पहचान की जाएगी। तो डीजी यात्रा नाम की जो फैसिलिटी है अभी के लिए भारत के 3 एयरपोर्ट्स पर शुरू कर दी गई है। एक तो दिल्ली का एयरपोर्ट, दूसरा बेंगलुरु शहर का एयरपोर्ट, और तीसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। तो अभी दिसंबर महीने के अंदर शुरुआत में इसको 3 एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे इसको देश के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किया है दिल्ली के एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ब्रिटेन की कंसल्टेंसी संस्था CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2035। तो ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसने हाल ही में बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी साल 2035 तक। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अभी के समय सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के पार है, एक तो अमेरिका और दूसरा चाइना। अब तीसरा देश इसी तरीके से हो जाएगा भारत। हालांकि अभी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $3.47 ट्रिलियन है। ब्रिटेन की इस कंसल्टेंसी संस्था ने एक और अनुमान दिया है, जैसा कि आप जानते हैं अभी के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 5वें नंबर पर है। फिर इसी तरीके से साल 2027 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि 2032 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IEX। जो IEX है ये भारत का एक पावर एक्सचेंज है, यहाँ पर ऊर्जा की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि भारत की थल सेना ने हाल ही में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक से एक हाउस बनाया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको बनाया गया है अहमदाबाद कैंट में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अहमदाबाद कैंट जो है ये गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, यानी कि बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड कौन सा है, तो वो है देवलाली कैंट, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये 2 छावनी हाल ही में न्यूज़ में रही हैं 2022 में, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर ये जो लिटरेरी प्राइज दिया जाता है हाल ही में 2021-22 के लिए दिया गया है। तो इसमें 2 विजेता हैं, एक तो सुदीप सेन और दूसरे शोभना कुमार। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, सुदीप सेन और शोभना कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों।
इनको जिस बुक के लिए दिया गया है उस बुक को भी आप देख सकते हैं। सुदीप सेन को एंथ्रोपोशीन बुक के लिए दिया गया है, जबकि शोभना कुमार को ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए दिया गया है। अब हाल ही में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, भारत तोलन की विश्व चैंपियनशिप। आपको बताना है कि इसमें किस भारत तोलक ने देश को एकमात्र मेडल दिलाया है। यानी कि इस बार के जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला है और वो दिलाया है मीराबाई चानू ने। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं, इसका आयोजन किया गया था कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, वो भी सिल्वर मेडल है, और ये दिलाया मीराबाई चानू ने। दिसंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मंडोस। तो आपको बताना है कि इसको ये मंडोस नाम किस देश ने दिया था। इसको ये नाम दिया था संयुक्त अरब अमीरात ने। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। वैसे आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में साल 2022 के अंदर दो साइक्लोन आए थे, एक तो मंडोस और दूसरा आया था चित्रांग चक्रवात। ये दोनों चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए थे साल 2022 में। 20 दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय ने संसद भवन में सांसदों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन किया। तो मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में संसदों के लिए संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था मोटा अनाज खाद्य उत्सव, यानी कि मिलेट्स फूड फेस्टिवल। तो इसको आयोजित किया था भारत के कृषि मंत्रालय ने। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो सांसद हैं उनको मोटे अनाज से बने जो व्यंजन हैं वो परोसे गए। आपको बता दूं कि भारत के ही प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है और ये प्रस्ताव भारत ने ही दिया था। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे सी रंगराजन ने। तो सी रंगराजन ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा है उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा है फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? ये जो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स होता है ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है और ये साल के आखिर में खेला जाता है। तो इस बार आपको सिर्फ दो विजेताओं के नाम याद रखने हैं। एक तो पुरुष सिंगल्स के विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन, जिनकी आप यहाँ पर फोटो भी देख रहे हैं। ये हैं डेनमार्क के फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन। तो इन्होंने जीता है पुरुष सिंगल्स। इसी तरीके से जो वुमेन सिंगल्स हुआ है उसको जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची जापान की हैं और इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अकाने यामागुची। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि नागर विमानन महानिदेशालय जो भारत में है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि डीजीसीए। तो डीजीसीए ने कृषि कार्य के लिए किस ड्रोन निर्माता के AG365 एग्रीकॉप्टर को स्वीकृति दे दी है? तो डीजीसीए ने हाल ही में भारत में कृषि कार्यों के लिए एक ड्रोन को मंजूरी दी है जिसका नाम है AG365 एग्रीकॉप्टर। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में किया जा सकता है और इसको बनाया है मारुत ड्रोन्स नाम की कंपनी ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मारुत ड्रोन्स नाम की ये जो कंपनी है ये हैदराबाद में बेस्ड है। हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच किस स्थान पर हुई झड़प में कई सैनिक घायल हो गए थे? तो 9 दिसंबर 2022 को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो तवांग जिला है यहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ जिसमें कई सारे सैनिक घायल हो गए थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तवांग। तवांग जो जिला है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में टेबल टेनिस के लिए जो संस्था है उसका नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत भारत में
बहुत ही मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरथ कमल, जिनको साल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था बर्मिंघम में, उसके अंदर भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, टोटल 4 मेडल, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल शामिल था। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में ब्लाइंड पर्सन्स के लिए जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में ही हुआ था और इसको भारत ने ही जीता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इनफैक्ट ये 3 बार हुआ है, तीनों बार भारत में हुआ था और तीनों बार भारत ने जीता है। हालांकि जो चौथा इसका टूर्नामेंट होगा वो अब पाकिस्तान के अंदर आयोजित किया जाएगा और ये टूर्नामेंट होगा साल 2024 में। अगर आपसे पूछते हैं कि ये जो तीसरा T20 वर्ल्ड कप हुआ इसमें भारत ने किस देश को हराया था, तो भारत ने बांग्लादेश को हराया था। हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो तंदूर रेड ग्राम जो है ये तेलंगाना के तंदूर क्षेत्र में उगाई जाने वाली अरहर की दाल है, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने GI टैग प्रदान किया है। यहाँ पर आपको बता दूं, हाल ही में भारत सरकार ने कुल 9 उत्पादों को GI टैग दिया है दिसंबर महीने में ही, और इस तरीके से अब GI टैग उत्पादों की संख्या भारत में टोटल हो चुकी है 432। जो 9 GI टैग हाल ही में दिए गए हैं उनको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक तो इसमें से गमोशा, जो कि एक टॉवल होती है और ये आसाम के अंदर वहाँ के लोगों के द्वारा पहनी जाती है, तो ये आसाम से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा अलीबाग वाइट अनियन, महाराष्ट्र के अंदर जो सफ़ेद प्याज उगाई जाती है अलीबाग में, उसको भी GI टैग दे दिया गया है। इसके अलावा तंदूर रेड ग्राम जो कि तेलंगाना की अरहर की दाल है, इसको GI टैग दिया गया है। देन इसके अलावा लद्दाख के अंदर उगाया जाने वाला रक्त से कार्पो एप्रिकोट, ये जो खुबानी है, इसको GI टैग दिया गया है और ये लद्दाख में उगाई जाती है। इसके अलावा जो 5 अन्य प्रोडक्ट्स हैं ये सभी के सभी केरल राज्य से बिलोंग करते हैं और इनको GI टैग दिया गया है। ये सभी के सभी कृषि उत्पाद हैं केरल के। यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको मैंने लिस्ट में भी लिख दिया है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे है रेजर पे। किस भारतीय ने 21 साल के बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होती है ये विवाहित लड़कियों के लिए होती है और 2022 में इसका आयोजन हुआ है अमेरिका के अंदर। तो इसको एक भारतीय ने जीता है जिनका नाम सरगम कौशल है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अब ये क्वेश्चन डिफेंस करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि भारत ने किस देश से एक समझौते के तहत सभी 36 राफेल विमान प्राप्त कर लिए हैं। तो 36 राफेल विमान खरीदने के लिए भारत ने फ्रांस कंट्री से समझौता किया था और ये समझौता साल 2016 में हुआ था। तो टोटल 36 विमान के लिए यहाँ पर ऑर्डर किया गया था, डील साइन हुई थी और 36 के 36 विमान जो हैं वो अब भारत में आ चुके हैं। जो 36वां राफेल विमान है वो दिसंबर महीने में भारत के अंदर लाया गया है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये जो राफेल विमान हैं इनको फ्रांस की कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 22 दिसंबर को फीफा द्वारा जारी किए गए नवीनतम पुरुष रैंकिंग में किस देश की टीम शीर्ष पर रही है? तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि दिसंबर महीने में फुटबॉल का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, तो उस वर्ल्ड कप के बाद जो पुरुषों की रैंकिंग में चेंज आया है उसके आधार पर यहाँ पर नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है फीफा के द्वारा। तो इसमें दुनिया की जो सबसे बेस्ट टीम है वो अभी भी ब्राज़ील बनी हुई है। हालांकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप को अर्जेंटीना ने जीता है और यहाँ पर इसने कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो हासिल भी किए हैं, लेकिन अभी भी ब्राज़ील की टीम नंबर 1 पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना। हालांकि दोनों के पॉइंट्स काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन फिर भी ब्राज़ील ही अभी नंबर 1 पर है। तीसरे पर है फ्रांस। इसी तरीके से भारत जो है वो फुटबॉल के मामले में काफ़ी पीछे है, 106 स्थान पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय फिल्म को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और ये फिल्म है RRR। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। RRR मूवी जो है ये एक तेलुगु फिल्म है जो कि साल 2022 के अंदर रिलीज हुई थी।
इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एस राजामौली। और आपको बता दूं कि इस फिल्म को जिन 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था उनमें से एक है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। जो इसमें गाना है नाटू नाटू, उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में भी इसको नॉमिनेट किया गया था और इस कैटेगरी में इसने जीत भी लिया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो 2023 में दिए गए हैं उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू गाने ने जीता है, जबकि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जिसमें इसको नॉमिनेट किया गया था तो उसमें ये नहीं जीत पाई है। तो एक ही अवार्ड जीता है, हालांकि नॉमिनेशन 2 में इसको दिया गया था। 30 दिसंबर 2022 को किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है? तो महान फुटबॉल प्लेयर जो पेले थे, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था और ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये आज तक के इतिहास में सबसे महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है। इन्होंने ब्राज़ील को 3 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जितवाया था। इनके नेतृत्व में ब्राज़ील की टीम ने 3 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता था। 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो नेशनल गंगा काउंसिल की जो मीटिंग इस बार हुई है वो आयोजित की गई कोलकाता में। इससे पहले वाली जो मीटिंग है वो 2019 में कानपुर में हुई थी और अभी दूसरी मीटिंग हुई है साल 2022 के एंड में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 दिसंबर को ही पीएम मोदी की माताजी हीराबेन मोदी का देहांत हो गया था, तो उसके चलते वो इसमें इन पर्सन तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली इसके अंदर हिस्सा लिया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती है उसका अनावरण किया था भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दीपिका पादुकोण। 2022 के लिए फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है और इस सूची में टॉप 25 के अंदर एक ही भारतीय हैं और वो हैं पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। पीवी सिंधु भारत की फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको इस लिस्ट में 12वें स्थान पर रखा गया है। पीवी सिंधु तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 12वें नंबर पर हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है दुनिया में, तो वो है जापान की नाओमी ओसाका, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने मेंटल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये राज्य है मेघालय। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया है? तो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला पहला भारतीय गाना बन गया है नाटू नाटू। जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये आरआरआर मूवी के अंदर फिल्माया गया है और 2022 में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और इसको ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है और अब तो ये नॉमिनेट भी हो चुका है। पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उनमें से कुछ गानों को फाइनल के लिए नॉमिनेट किया जाता है, तो ये गाना नॉमिनेट भी हो चुका है। हालांकि ये अवार्ड जीतता है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो अब्दुल्ला यामीन जो हैं, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनको वहाँ पर रिश्वत के मामले में आरोपी पाया गया है, जिसके चलते इनको 11 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक देश है और मालदीव के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रूफिया। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ा करके कितना % कर दिया है? तो हाल ही में भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। 35 आधार अंकों से बढ़ाने का मतलब है कि 0.35% की वृद्धि की गई है। तो पहले था 5.9%, अब हो गई है 6.25%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 के अंदर जो अपडेट हुआ था उसके बाद ये सभी रेट्स हैं आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट है 6.25%,
रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक रेट है 6.5%। और आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो है 6.8%। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर होगा 6.8%। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने जो मशहूर कवि, लेखक और गीतकार हैं प्रसून जोशी, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रसून जोशी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जो अवार्ड होता है ये बीबीसी के द्वारा दिया जाता है साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है बेथ मीड को। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये इंग्लैंड की एक महिला फुटबॉलर हैं जिनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। बांग्लादेश नौसेना के द्वारा आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया है। तो जो बांग्लादेश की नेवी है उसने पहली बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया था जिसमें कई सारे देशों के नौसेना जहाज आए थे। तो इसमें से भारत का जो नौसेना जहाज गया था वो 3 जहाज थे, आईएनएस कोची, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस सुमेधा। तो हमारा आंसर है उपरोक्त तीनों यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है अम्लान। तो ये जो अम्लान नाम का एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम है इसको शुरू किया है ओडिशा की सरकार ने। इसका मेन मकसद है कि ओडिशा राज्य के अंदर महिलाओं और बच्चों में ये जो एनीमिया की समस्या है इसका जड़ से समापन करना है, पूरी तरीके से इसको समाप्त करना है। तो इसीलिए अम्लान कार्यक्रम को शुरू किया गया है और इसका फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एम्स संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एम्स नागपुर। हाल ही में एक नया एम्स संस्थान उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका नाम है एम्स नागपुर। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी और कब रखी थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ही साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी और अभी इन्होंने ही इसको देश को समर्पित किया है। यूनाइटेड नेशन ने किस भारतीय पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 कार्यक्रमों में शामिल किया है। यानी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट निकाली है टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स टू रिवाइव नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए दुनिया के जो 10 सबसे बेस्ट कार्यक्रम हैं उनमें भारत के कार्यक्रम को शामिल किया गया है जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। और नमामि गंगे परियोजना को साल 2014 के अंदर शुरू किया गया था। हाल ही में 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इस बार जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ है वो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस बार का जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी थीम रखी गई थी जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 2018 से लेकर के 2020 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट घट करके कितना हो गया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, उसी को एमएमआर यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर भारत में 97 माताओं की डेथ हो जाती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर है 97। यहाँ पर आप इसको ग्राफ में देख सकते हैं। 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर रही है 97 और इससे पहले ये इससे ज़्यादा ही थी, तो अभी कम होती जा रही है। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 जीती है। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है ये क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट होता है भारत में। तो इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है सौराष्ट्र की टीम ने और इसने फाइनल में महाराष्ट्र को हराया था। सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है। फिर ये रहा आज का 7वां क्वेश्चन। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद पर चर्चा करने के लिए इस बार की जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस हुई है उसका आयोजन किया गया था
गोवा की राजधानी पणजी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। हाल ही में किस देश ने FIH महिला नेशंस कप 2022 हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो ये एक हॉकी का टूर्नामेंट था महिलाओं के लिए, FIH महिला नेशंस कप 2022। ये पहली बार हुआ था और इसको भारत ने ही जीता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये रही कि ये जहाँ पर हुआ था यानी कि स्पेन में, स्पेन को हराकर ही भारत ने जीता है। स्पेन में ये टूर्नामेंट हुआ था और भारत ने स्पेन को ही हरा करके पहली बार FIH महिला नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। दिसंबर 2022 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक टेंटेटिव लिस्ट होती है यानी कि संभावित सूची होती है और इसमें अभी तक भारत के 49 स्थल थे, लेकिन अब 3 और जुड़ गए हैं दिसंबर महीने में ही। तो इसमें अब भारत के 52 स्थल हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 3 नए साइट्स जोड़े गए हैं। ये 3 नए साइट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। एक तो इसमें से गुजरात में जो मोढेरा के अंदर सन टेम्पल है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के ऊनाकोटी में जो इस तरीके से चट्टानों को काट करके कलाकृतियां बनाई गई हैं उनको भी शामिल किया गया है। एंड तीसरा गुजरात का वडनगर शहर। इस तरीके से इन 3 स्थलों को शामिल किया गया है। हाल ही में 29 दिसंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इजराइल जो देश है यहाँ पर हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इन्होंने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले थे यायर लैपिड, लेकिन अब बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो हाल ही में BBC ने साल 2022 के लिए दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई हैं। ये 4 महिलाएं कौन कौन हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री जिनको पिछले साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था, मशहूर अंतरिक्ष यात्री सिरीसा बांदला और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले। तो इन 4 महिलाओं को शामिल किया गया था। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल पहली बार हुआ है जिसका आयोजन किया गया केरल में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल के अंदर जो बेकल बीच पार्क है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था और इसलिए इसको नाम दिया गया था बेकल बीच फेस्टिवल। प्रोजेक्ट 15B का दूसरा युद्धपोत कौन सा है जिसको 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत इंडियन नेवी के लिए 4 डेस्ट्रॉयर जहाज बनाए जा रहे हैं और उन चारों के नाम यहाँ पर ऑप्शन में लिखे हैं। INS सूरत, INS इम्फाल, INS मर्मुगांव और INS विशाखापत्तनम। तो इनमें से जो INS मर्मुगांव है इसको हाल ही में कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। सबसे पहला जो कमीशन हुआ था वो था INS विशाखापत्तनम और अभी दूसरा कमीशन हो चुका है जिसका नाम है INS मर्मुगांव। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सीरीज के अंदर 2 जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं और 2 जहाज अभी अंडर सी ट्रायल्स हैं यानी कि इनका समुद्र में परीक्षण चल रहा है। और इस सीरीज के जो जहाज हैं उनको कौन सा शिपयार्ड बना रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है। हाल ही में 28 दिसंबर को भारत के किस पड़ोसी देश में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है? तो ये देश है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। ये ढाका के अंदर चलाई गई है और इसका उद्घाटन किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। इनमें से कौन सा वो देश है जो कि यूक्रेन को अपनी पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रदान करेगा? यूक्रेन जो देश है इसका अभी के समय रसिया के साथ में वार चल रहा है, तो यूक्रेन को पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये देगा अमेरिका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। तो ये अब यूक्रेन को प्रदान किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड होता है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि साल का सबसे बेस्ट महिला टेनिस खिलाड़ी होता है।
तो इस बार की सबसे बेस्ट महिला टेनिस खिलाड़ी रही हैं ईगा स्वियातेक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ईगा स्वियातेक जो हैं ये पोलैंड की हैं और आज के समय ये विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस दिन से खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू कर दी है? तो भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है ई रूपी, और इसको पहले तो शुरू किया गया था केवल होलसेल सेगमेंट के लिए नवंबर महीने में, और अभी 1 दिसंबर 2022 से इसको रिटेल सेगमेंट के लिए भी शुरू कर दिया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 किस देश में आयोजित किया गया है? तो नेचर को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो जैव विविधता सम्मेलन होता है, इस बार COP15 यानी कि 15वां संस्करण हुआ है। तो इसका आयोजन किया गया है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इस बार का मेजबान चीन था, लेकिन वहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसको कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करवाया गया है। फिर इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को किस देश में आयोजित COP15 जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपनाया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि COP15 सम्मेलन हुआ है कनाडा के अंदर, और इसी दौरान दुनिया के 190 से भी ज़्यादा देशों ने प्रकृति को बचाने के लिए एक फ्रेमवर्क को अपनाया है जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर टोटल 4 वैश्विक गोल रखे गए हैं। इसमें 4 वैश्विक गोल रखे गए हैं जिनको सभी देशों को साल 2030 तक अचीव करना है। इनमें से किस शहर के अंदर स्थित भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि भारत की जो पैदल सेना है उससे रिलेटेड जो संग्रहालय है वो मध्य प्रदेश के महू में स्थापित किया गया था। साल 2017 में ही ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन शुरुआत में इसको सेना के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए ओपन किया गया था, और अब 5 साल के बाद इसको आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है, यानी कि देश के आम लोग भी अब इस संग्रहालय को विजिट कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसाम राज्य। भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसाम में भारतीय निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की शुरुआत की है, यानी कि यहाँ पर जो राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें हैं, उनका फिर से निर्धारण किया जाएगा। साल 2022 के लिए 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ये जो एकलव्य पुरस्कार होता है ये ओडिशा के खिलाड़ियों को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो साल 2022 के लिए 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वस्ति सिंह को, जो कि ओडिशा की एक फेमस साइकिलिस्ट हैं। 16 से लेकर के 29 दिसंबर तक भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण 16 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? सूर्य किरण नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका जो 16वां संस्करण हुआ है वो नेपाल के अंदर ही आयोजित किया गया है। किस राज्य का धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मदम जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर जो 138 वार्ड हैं, हर एक वार्ड के अंदर पुस्तकालय मौजूद है। तो ये है केरल के अंदर, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। केरल का जो धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र है ये देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, और ये जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। साल 2022 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है साल 2022 के लिए, और इस लिस्ट में टॉप किया है उर्सुला वॉन डेर लेन ने। उर्सुला वॉन डेर लेन जो है ये यूरोपियन कमीशन जो है उसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ब्स ने जो दुनिया के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है उसमें नंबर 1 पर हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, जबकि भारत की इस पूरे लिस्ट में 100 के लिस्ट में 4 महिलाएं शामिल हुई हैं, और उनमें सबसे टॉप पर आती हैं निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। इनको 36वें स्थान पर रखा गया है। बाकी की रैंकिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है जैसे फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की सूची में भारत की तरफ से कौन शीर्ष पर है? तो इंडिया की तरफ से शीर्ष पर हैं निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, और ओवरऑल 100 में इनकी रैंक क्या है? 36वीं। टाइम मैगजीन ने
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना है? तो अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है जो कि साल भर में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। तो साल 2022 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मीनेश शाह। मीनेश शाह को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। 10 दिसंबर 2022 को किस देश के प्रमुख फुटबॉल पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में निधन हो गया है? तो एक फुटबॉल जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था ग्रांट वाहल, और इस बार जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था कतर के अंदर तो उसको ये कवर कर रहे थे और उसी दौरान इनकी डेथ हो गई। तो ये अमेरिका के पत्रकार थे। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो इस तरीके से टोबैको लॉ पारित करने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डन, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। किस देश की आई स्पेस कंपनी ने हकुतोआर मिशन के अंतर्गत दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो इससे पहले तक जो भी चंद्रमा पर लैंडर लॉन्च किए गए थे वो सभी किसी न किसी देश की सरकारी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो पहली बार कॉमर्शियल मून लैंडर को भेजा है आई स्पेस नाम की कंपनी ने, जो कि जापान की कंपनी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इस लैंडर को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस लैंडर को चंद्रमा पर भेजा गया है, और इस लैंडर में एक रोवर भी है जिसका नाम है राशिद रोवर। राशिद रोवर इसका नाम है और ये यूएई के द्वारा तैयार किया गया था। इस रोवर को तैयार किया है यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अरब जगत का पहला चंद्र मिशन किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अरब जगत का पहला चंद्र मिशन भेजा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। हाल ही में मैंने आपको बताया इसने अपना एक रोवर भेजा है चंद्रमा के ऊपर जिसका नाम है राशिद रोवर। किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो राज्यसभा में जो उपसभापतियों का पैनल होता है उसमें पहली बार एक पूर्व एथलीट को नामित किया गया है जिनका नाम है पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा जो है इनको राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया गया है? यानी कि साल 2022 में सबसे बेस्ट एथलीट कौन रहे पूरी दुनिया में? तो वो थे आर्मंड डुप्लांटिस। आर्मंड डुप्लांटिस जो है ये स्वीडन के एक पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। तो इनको साल 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वर्ल्ड पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से आपसे महिला एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं। तो महिलाओं में ये अवार्ड दिया गया है सिडनी मैकलाघिन को। और सिडनी मैकलाघिन जो है ये अमेरिका की एक फेमस हर्डलर हैं, यानी कि बाधा दौड़ खिलाड़ी हैं। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया है ये राज्य है महाराष्ट्र। तो इसके तहत महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उनको जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था होती है लोकपाल, उसके दायरे में ला दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कबड्डी की जो हाल ही में प्रतियोगिता हुई है प्रो कबड्डी लीग 2022, इसका खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा करके ये खिताब जीता है। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली बार रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है सेथरी केम संगतम को। ये नागालैंड के हैं और नागालैंड में ये एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है बेटर लाइफ फाउंडेशन, और इसी के चलते इनको ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। 15 से 28 दिसंबर तक भारत और किस देश के बीच
काजिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो काजिंद नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला थल सेना का अभ्यास है। इस बार ये हुआ है भारत में ही, मेघालय के अंदर उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि काजिंद नाम का अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। 2022 के अंदर ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। 14 दिसंबर के दिन किस संगठन के मुख्यालय परिसर में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया है महात्मा गांधी की। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में पहली बार महात्मा गांधी की स्टैचू का अनावरण किया गया है और भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, साथ ही में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन होगी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स में है और इसकी पहली अश्वेत अध्यक्ष होंगी क्लाडाइन गे। हालांकि आपको बता दूं अभी के लिए लॉरेंस बेको इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन जुलाई 2023 में इसका पदभार ग्रहण करेंगी क्लाडाइन गे और इस तरीके से ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बन जाएंगी। यहाँ पर आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपसे मैं इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दूसरा क्वेश्चन है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको नामित किया गया है? और तीसरा क्वेश्चन है किस देश ने फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको जीत दिया है? इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरे दिसंबर महीने से करंट अफेयर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना है ताकि आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को आंसर कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।